तो हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल। हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। बेसिकली अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप कर पाएं। जैसे कि आपको पता है हमारी यूनिट नंबर 1 जो है एफएम की वो खत्म हो चुकी है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसको काफी अच्छे से और सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। तो अब बारी आती है उन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़े हैं उनको हमारे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करने का। तो यहाँ पे जो हमारा मोटिव है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं है, हर क्वेश्चन को एनालाइज करना हमारा मोटिव है कि उसके जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं तो हम उनको सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस देख के उनका आंसर बस नहीं देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप भी देख पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लासरूम में या जो कॉन्सेप्ट्स हमने हमारे सेशंस में देखे थे सेम टू सेम वैसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चन में भी आते हैं और वैसे ही की वैसी सेम टू सेम चीजें उठ के आपके क्वेश्चन में फ्रेम हो जाती हैं। तो आप खुद देखेंगे कितनी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आगे आने वाले सेशंस में हम गेट और ईएससी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे एसएससी जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारे इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक बार रिवीजन करके आए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का तो आपको मेरे सॉल्यूशन बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अभी जो यूनिट शुरू करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारी यूनिट होने वाली है। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओबेस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता हो, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, यानी कि इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, फ्रिक्शनलेस हो, कंप्रेसिबल हो या फिर नॉन विस्कस बस हो। तो यहाँ पे अगर आइडियल फ्लूइड की मैं डेफिनेशन बताऊं तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो आइडियल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स जिनकी जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है, जिनका कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, जीरो नहीं होती है, यानी वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी जीरो के बराबर नहीं है दैट मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। थर्ड, उनका जो शेयर स्ट्रेस होता है उनके सरफेस पे वो जीरो होता है। फोर्थ, जो उनका बल्क मॉडुलस होता है, जो उनका बल्क मॉडुलस होता है जो उनका बल्क मॉडुलस होता है वो इन्फिनाइट होता है। ये शुड बी इन्फिनाइट। ठीक है, और इनका जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, इनका जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट। तो ये सारे मेरे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल फ्लूइड के। इसके अलावा अगर मैं आपको और जानकारी देना चाहूं फ्लूइड्स के बारे में तो फ्लूइड को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक आपका आइडियल फ्लूइड होता है और एक आपका रियल फ्लूइड होता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर हम आइडियल फ्लूइड को फिर भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई कई जो फ्लूइड होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको थोड़ा सा अगर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन फ्लूइड्स को एनालाइज करने के लिए हम आइडियल फ्लो थ्योरी को यूज करते हैं। दैट्स वाई हमको आइडियल जो कंडीशन होती है या जो आइडियल फ्लूइड होता है उसको पढ़ना होता है। खैर बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सेशन में हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं अगर मैं यहाँ से ऑप्शन में देखूं तो मुझे दो चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और साथ ही साथ नॉन विस्कस होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, दैट इज वो इनविस्कस होते हैं, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी जीरो होती है, दैट मीन्स वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपका डिराइव होता है फर्स्ट पावर लॉ से, जो कि बोलता है टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की पावर एन, या टाउ इक्वल्स टू एम इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की पावर एन। एम यहाँ पे आपका होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एन आपका होता है फ्लो इंडेक्स। तो एन की वैल्यू जब 1 हो जाती है और एम की वैल्यू आपकी विस्कोसिटी के बराबर हो जाती है तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मिलता है, जो कि बोलता है टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। ठीक है, और आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, डी थीटा क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो अगर हमें बताऊं यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास देखूं अगर मैं, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर, प्रेशर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो जो डी थीटा अपॉन डी टी है इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोलता हूँ।
रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा गिवन ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, डेंसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। तो मैंने आपको बताया था जो विस्कोसिटी होती है इसको बेसिकली मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक मेरी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी और एक होती है मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को मैं डिनोट करता हूं म्यू से और इसको मैं नोट करता हूं न्यू से, ठीक है, म्यू और न्यू। तो अगर मैं बात करूं मेरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सबसे पहली चीज जो मुझे याद रखनी है वो रखना है उसका डेफिनेशन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक और नाम है, चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, म्यू अपॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, मोमेंटम डिफ्यूजिटिविटी भी बोलता हूं। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, मोमेंटम डिफ्यूजिटिविटी भी बोलता हूं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिफ्यूजेस द मोमेंटम। इसको मैं काइनेटिक विस्कोसिटी बोल सकता हूं, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में इसको बोल सकता हूं। तो ये आपका क्या हो गया, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ हमें इतनी ही बातें याद नहीं रखना है, काइनेटिक विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक। टीजीएस यूनिट जो होती है वो आपकी होती है स्टोक्स, और आप इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आपके 10⁴ स्टोक्स होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी से याद रखना है, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी बार फ्रेम होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड शेयर ग्राफ फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड, द शेप ऑफ द कर्व विल बी। अगर आप प्लॉट करेंगे शेयर स्ट्रेन को, यहाँ पे आपको प्लॉट करने की बात हो रही है शेयर स्ट्रेन को, दैट इज योर डेल यू अपॉन डेल वाई, दैट इज डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेन होता है। और अगर मैं बात करूं किसका, शेयर स्ट्रेन वर्सेस शेयर स्ट्रेस आप एक एक्सिस पे रख रहे हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड की हमने कई बार बात की है, न्यूटोनियन फ्लूइड आपका कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा बिल्कुल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारे फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, ये तो मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ठीक है। और भी अगर सारे फ्लूइड्स के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले आता है आपका थिक्सोट्रॉफिक, देन आपका आता है बिंघम प्लास्टिक, रिहोपैक्टिक, सिडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, डायलेटेंट, ये सारे आपके फ्लूइड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका हो जाता है आइडियल फ्लूइड, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाता है मेरा रिजिड फ्लूइड, ठीक है। और इतनी जो वैल्यू होती है इसको मैं बोल देता हूँ टाउ नॉट, और यहाँ पे शुरुआत होती है मेरी एन की वैल्यू ग्रेटर 1, एन की वैल्यू इक्वल्स टू 1, एन की वैल्यू लेस देन 1। एन क्या है आपका, फ्लो इंडेक्स होता है, ठीक है। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एन की वैल्यू इक्वल टू 1 और एन की वैल्यू लेस देन 1। टाउ की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, टाउ की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, टाउ की वैल्यू इक्वल्स टू 0, टाउ नॉट है ये, है ना, टाउ इनिशियल, ये जो हम इनिशियल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं दिस इज योर टाउ नॉट, ठीक है। ये भी आपका टाउ नॉट, ये भी आपका टाउ नॉट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पूरे टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैंने यहाँ पे सारे ग्राफ बना दिए। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूटोनियन की बात करूं तो शेयर स्ट्रेस, और जब आप शेयर स्ट्रेन और शेयर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो फॉलो करते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको मैं इक्वेट करा देता हूं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से, तो वो होता है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो m आपको क्या देता है, विस्कोसिटी देता है। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये आपको क्या बताता है, विस्कोसिटी बताता है। और यहाँ पे टाउ और यहाँ पे आपका डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी ये स्लोप आपको बता रहा है कि जो आपका टाउ है और डेल यू अपॉन डेल वाई है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लीनियरली इंक्रीज होते हैं। देन स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक किस चीज की यूनिट होती है, अभी मैंने आपको बताया काइनेमेटिक विस्कोसिटी की 3 यूनिट मैंने आपको बताई, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और आपका स्टोक्स, जिसमें मैंने आपको रिलेशनशिप भी बताया 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल्स टू 10⁴ स्टोक्स। तो ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ मेंशन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें तो ठीक है, इसके अलावा और अगर हम इसमें डिस्कस, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, है ना, अगर मैं देखूं तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन लेंथ होता है,
ठीक है। सरफेस टेंशन आपकी अगर मैं बात करूं तो दैट इज योर फोर्स अपॉन लेंथ, डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। विस्कोसिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक आपकी काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और एक आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपको मैंने पहले भी बताई हैं, आगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं बात करूं स्टोक किसकी यूनिट होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आपकी स्टोक्स है जो वो यूनिट होती है। प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स इट्स ओन मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड की जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को वो खुद ब खुद अट्रैक्ट करता हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में प्यार होता है फ्लूइड में, तो उसको हम कोहेजन बोलते हैं। और जब आपका लेट अस सपोज कि मॉलिक्यूल ये है आपका और ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है या कोई दूसरा सरफेस है, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस के साथ जब प्यार होता है तो उसको हम एडहेशन बोलते हैं। तो ये कोहेजन यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के, सेम जो आपका मैटर है या सेम आपका फ्लूइड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर प्यार हो तो उसको हम कोहेजन बोलते हैं। फ्लूइड के मॉलिक्यूल किसी दूसरे सरफेस के साथ अगर प्यार कर रहे हैं तो दैट इज योर कोहेजन। ठीक है। सरफेस टेंशन, एक सरफेस टेंशन के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, बार बार देखिए आप ऑप्शन में आपको सरफेस टेंशन दिख रहा होगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन आपका एक तरीके का टेंसाइल फोर्स होती है। ठीक है। क्या होता है कि जो ऐसी लेयर होती है सरफेस टेंशन जो दो फ्लूइड्स को सेपरेट कर रही होती है, ये फ्लूइड 1 है और ये फ्लूइड 2 है, तो ये दोनों फ्लूइड को सेपरेट करने वाली लेयर को मैं सरफेस टेंशन बोलता हूं। क्या होता है कि सरफेस टेंशन में कि एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रही होती है ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है उनके कोहेजन की वजह से वो लेयर अपने आप को मिनिमाइज करना चाह रही होती है, तो उसकी वजह से एक नेट टेंसाइल फोर्स उस लेयर पे डेवलप हो जाती है। और इसी नेट टेंसाइल फोर्स डेवलप होने की वजह से वो क्या हो जाती है, खिंच जाती है, और उसी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन बोल देते हैं, जिसकी यूनिट होती है फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज योर न्यूटन पर मीटर, या इसको हम ये भी बोल देते हैं वर्क डन अपॉन जूल, सॉरी वर्क डन अपॉन एरिया। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क डन फॉर अ यूनिट एरिया। जितना हमको वर्क डन करना होता है यूनिट एरिया में उस मेम्ब्रेन को सिकुड़ने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज योर सरफेस टेंशन। ठीक है। आगे हम और डिस्कस करेंगे अगर किसी ऑप्शन में हमको मिलता है। अभी कोहेजन की हम बात कर रहे हैं, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर प्यार है तो दैट इज नोन एज योर कोहेजन। अगर एडहेशन और कोहेजन के बारे में मैं आपसे थोड़ी और बात करूं, तो एडहेशन क्या होता है आपका, अगर एडहेशन होता है तो लिक्विड विल वेट, और अगर कोहेजन होता है तो लिक्विड विल नॉट वेट। अगर एडहेशन होता है तो आपका कैपिलरी राइज होता है, और कोहेजन होता है तो कैपिलरी फॉल होता है। अगर एडहेशन होता है तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, और अगर कोहेजन होता है तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वाटर की, वो मिनिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, हेंस डेंसिटी जो होती है वो इनवर्स होती है ना। जो डेंसिटी होती है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम का इनवर्स होती है। ठीक है। और ये किस वजह से होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी होता है ये। ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी ऐसा होता है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी आपका ऐसा होता है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज, तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, अगर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पता लगाएं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वाटर की, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है। वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी इन केस ऑफ वाटर की मैं बात करूं, तो वाटर में क्या होता है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड की जगह हमने क्या लिया है, फ्लूइड की जगह हमने वाटर लिया हुआ है। ठीक है। और वाटर जब हम लिक्विड की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड के केस में बात करते हैं, तो ऊपर तो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड आता है, ऊपर तो आपका जो फ्लूइड गिवन है वो आता है, नीचे आपका वाटर ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो क्या होता है, आपका वाटर ही होता है।
तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऊपर भी वाटर नीचे भी वाटर, तो ऊपर भी 1000 वेट डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो 9.81 भी हो जाएगा, और नीचे भी 1000 इंटू 9.81, ठीक है। ये कैंसिल होके क्या बचेगा आपका, 1 ही बचेगा, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है, आंसर 1 है, आपको भी पता ही होगा, है ना, इसमें तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन तो था नहीं, लेकिन इसमें जो चीज याद रखना है वो याद रखना है कि जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं इन द केस ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के केस में क्या होती है, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो वाटर होता है, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है वो वाटर होता है, और गैस के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो एयर होता है। लिक्विड का क्या होता है, आपकी डेंसिटी जो होती है लिक्विड की 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और वेयर एज जब आप डेंसिटी बात करते हैं एयर की तो 1.24 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर चाहें तो आप याद रख सकते हैं। rise or depression of a liquid in a tube due to surface tension with increase in size of the tube will be। तो ये सेशन जब मैंने आपको बढ़ाया था सरफेस टेंशन की, जब मैं आपसे बात कर रहा था कैपिलरिटी के बारे में, तो ये पॉइंट मैंने अलग से मेंशन किया था क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज या फॉल, राइज और फॉल अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है वो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। दोनों केस में सेम होता है, राइज के केस में भी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है, और फॉल के केस में भी क्या। तो राइज और फॉल होता क्या है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा वाटर है, इसके अंदर जब मैं ट्यूब को इंसर्ट करता हूं तो वाटर अगर ट्यूब के ऊपर चला जाए, ये ऊपर पहुंच जाए वाटर, तो इसको मैं कैपिलरी राइज बोलता हूं। और अगर मेरा जो वाटर है वो ट्यूब के नीचे चला जाए, ट्यूब के नीचे चला जाए, तो इसको मैं कैपिलरी फॉल बोलता हूं। एक्सप्रेशन दोनों के लिए सेम होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री अगर आपका जो ग्लास है वो क्लीन है, ग्लास और वाटर के बीच में, ग्लास एंड वाटर के बीच में जो कांटेक्ट एंगल क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कैपिलरी राइज हुआ, तो ये जो मेरा सरफेस है और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है इसको मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है, क्या बोलता हूँ इसको मैं, थीटा बोलता हूँ। तो थीटा की वैल्यू 0 होती है इन द केस ऑफ ग्लास एंड वाटर, एंड कॉस थीटा जो आपका होता है वो 128 डिग्री होता है जब मैं बात करता हूँ मरकरी की, ठीक है, नॉट कॉस थीटा, थीटा होता है, थीटा है ना, कॉस थीटा नहीं, थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका हाइट राइज और फॉल जो है, राइज और फॉल जो भी हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के, डायमीटर ऑफ द ट्यूब के क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो रहा है आपका राइज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिक्रीज इन अ ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द ट्यूब। तो चाहे आपका कैपिलरी राइज हो चाहे आपका कैपिलरी फॉल हो, वो क्या होगा, कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। अगर आपकी ये वैल्यू बढ़ेगी तो चाहे राइज हो चाहे फॉल हो वो कम ही होगा। तो अगर आपने ट्यूब बढ़ा रहे हैं, साइज ऑफ द ट्यूब अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो चाहे आपका राइज हो चाहे फॉल हो वो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अ फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग फॉलिंग इज कॉल्ड। तो ऐसा फ्लूइड फ्लो जिसमें आपकी जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो चेंज ही नहीं हो रही ड्यूरिंग फ्लोइंग, फॉलोइंग नहीं होगा, ड्यूरिंग फ्लोइंग होगा यहाँ पे, है ना, ड्यूरिंग फ्लोइंग होगा आपका। तो फ्लो होने के दौरान अगर लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, मान लीजिए ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है, ये फ्लो कर रहा है, यहाँ से फिर ये यहाँ पहुँच गया, पर इसकी जो डेंसिटी है यहाँ भी रो 1 थी और यहाँ भी इसकी डेंसिटी रो 1 ही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर आपका फंक्शन नहीं होता डेंसिटी का, डेंसिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रेशर, तो आपका फ्लूइड की जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, आपका फ्लो कैसा होता है इस केस में, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो यहाँ भी जो आपका फ्लो होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। अगर आपकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स आपका मान लीजिए ये फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका फ्लूइड एलिमेंट है। अब इसमें मैं चारों तरफ से लोड लगा रहा हूँ, लोड लगा रहा हूँ, पर इसकी डेंसिटी में कोई कमी ही नहीं आ रही, तो एट मीन्स इसकी डेंसिटी में अगर कमी नहीं आ रही है तो वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, उसको मैं कंप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉफिक सब्सटेंस। तो इसमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है थिक्सोट्रॉफिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक एक यहाँ पे वाटर की बात करूं तो वाटर आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। क्विकसैंड की बात करूं तो ये डायलेटेंट होता है। जिप्सम की बात करूं तो ये रियोपैक्टिक होता है।
और बचा मेरा प्रिंटर का इंक, तो ये मेरा थिक्सोट्रॉपिक होता है। तो मेरा थिक्सोट्रॉपिक के अगर मैं आपको एग्जांपल और बताऊं, तो थिक्सोट्रॉपिक के आपके एग्जांपल हो जाते हैं इंक, एनिमल एंड केचअप। ये 3 एग्जांपल आपको याद रखना है थिक्सोट्रॉपिक के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड, अगर आपका जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है, दैट मीन्स ये पूरी हमारा स्टैटिक फ्लूइड पूरा एक यूनिट होती है जो हमको पढ़नी होती है। नेक्स्ट यूनिट हमारी यही है, यही पढ़ने वाले हैं हम अब। तो ये अगर आपका फ्लूइड स्टैटिक है, दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लो जो है वो जीरो है। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई होता है। अगर म्यू जीरो है तो डेल यू अपॉन डेल वाई भी जीरो होगा। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू जीरो करूंगा तो टाउ भी मेरा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर आपका फ्लूइड जो है स्टैटिक कंडीशन में है तो जो शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। सिंपल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज रेसिप्रोकल ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो 1 अपॉन डेंसिटी होता है। दैट मीन्स वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम अपॉन मास के बराबर होता है। यूनिट क्या होगी उसकी, यूनिट होगी उसकी मीटर क्यूब अपॉन केजी। एयर की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 0.78 मीटर क्यूब पर केजी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। किसका इन्वर्स हो गया, मास डेंसिटी का इन्वर्स हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच अनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसकी मदद से वो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है। तो ऐसी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, वो होता है आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड के सरफेस पे जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, इसी टेंसाइल फोर्स को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। और यही क्या होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। जब भी टेंसाइल की बात आ जाए तो सरफेस टेंशन ही होगा। ठीक है, अगर पूरे पूरे फ्लूइड में हम टेंशन की कहीं पे भी बात करते हैं तो सरफेस टेंशन में ही बात करते हैं। आप आंख बंद करके सरफेस टेंशन लगा सकते हो। इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शेयर स्ट्रेस, अगर आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई और टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल टी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। इसको हम शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है ऑलवेज एक्सपांड्स एंड फिल एनी कंटेनर। ठीक है, इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू शेयर फोर्स। ठीक है, कैन रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। तो अगर आपका फ्लूइड है, ये अगर आपका फ्लूइड है और इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाऊंगा तो ये फ्लो करना लगेगा। तो फ्लूइड की तो मेरी डेफिनेशन ही होती है कि फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज जीरो रेजिस्टेंस अगेंस्ट शेयर फोर्स। फ्लूइड मेरा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है शेयर फोर्स के। ऑप्शन नंबर डी तो मेरा बिल्कुल भी गलत हो गया। ठीक, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, तो क्या शेयर फोर्स, आप फ्लूइड के ऊपर कोई भी शेयर फोर्स नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते भाई, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी मेरा गलत हो गया। इस प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, तो क्या फ्लूइड जो होता है उसको आप दबा नहीं सकते, फ्लूइड के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो लगेगा ना। तो इनकम्प्रेसिबल तो हुआ नहीं वो, इनकम्प्रेसिबल होता तो वो आइडियल फ्लूइड हो जाता, जो कि होता नहीं है। ऑलवेज एक्सपांड एंड फिल्ड एनी कंटेनर, तो अगर आप ये कंटेनर के अंदर फ्लूइड को भर रहे हैं तो क्या फ्लूइड इसी शेप का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लूइड की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज मास, जिसके पास क्या होगा, मास होगा। जिस भी कंटेनर में मैं उसको फिल करूंगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच फ्लो अंडर इट्स ओन वेट, तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने खुद के वेट की वजह से भी फ्लो कर जाता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज जीरो रेजिस्टेंस अगेंस्ट शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स अगर मैं उसमें अप्लाई करता हूं या शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो उसके खिलाफ मेरे जो फ्लूइड होता है उसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ, तो रेन ड्रॉप आपका स्पेरिकल क्यों होता है, तो रेन ड्रॉप इज स्पेरिकल बिकॉज ऑफ योर सरफेस टेंशन।
क्या होता है कि सरफेस टेंशन की जो लेयर होती है वो रेन ड्रॉप को ऐसे एरिया को कम करने की कोशिश करती है। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन टॉप लेयर होता है हमारे फ्लूइड का, है ना? जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के टॉप पे पूरी लेयर पे जो टेंशन लग रहा होता है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, और वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूं तो उसका जो सरफेस टेंशन वाली फोर्स है वो उसके ड्रॉप के एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही होती है। और सबसे छोटा एरिया कौन सा होता है? सबसे छोटा एरिया आपका जो होता है किसी भी चीज का वो होता है सर्कल का। तो इसीलिए वो एरिया को मिनिमाइज करते 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 सरफेस टेंशन ड्रॉप को स्फेरिकल कर देती है। ठीक है, क्या कर रही है कि मेरी जो ड्रॉप है, मान लीजिए अगर ऐसा भी गिर रहा है ड्रॉप, तो मेरा जो ये सरफेस टेंशन लग रहा होता है ना सब जगह, वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो एरिया को मिनिमाइज करते करते कन्वर्ट कर देता है सर्कल में। तो सरफेस टेंशन की वजह से आपका जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है। Cavitation will take place if the static pressure of the flowing fluid at any point is। तो कैविटेशन कब टेक प्लेस करता है? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इसको डिफाइन किया था, डिस्कस किया था। तीन फिनोमेना मैंने आपसे डिस्कस किए थे। पहला मैंने आपसे डिस्कस किया था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तब होता है जब आपका सरफेस प्रेशर, सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? वेपर प्रेशर से। सेकंड हमने बात की थी बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग में क्या होता है कि जो आपका वेपर प्रेशर है या तो बराबर या तो इक्वल हो जाता है किसके? सरफेस प्रेशर के। ठीक है, और जब आपका कोई रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो यहाँ पे बबल फॉर्म हो जाते हैं। और बबल जब आगे बढ़कर हाई प्रेशर जोन पे जाते हैं तो बस्ट कर जाते हैं। ये बबल जो है वो बस्ट कर जाते हैं जब वो हाई प्रेशर पे जाते हैं। हाई प्रेशर यानी कि यहाँ पे फिर आपका पी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया। तो ये जो बस्टिंग का फिनोमेना होता है इसी को मैं क्या बोलता हूँ? कैविटेशन बोलता हूँ। तो यहाँ पे कैविटेशन कब होगा आपका? जब आपका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। तो कैविटेशन विल टेक प्लेस इफ द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अगर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, आपका आपका स्टैटिक प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो बिल्कुल गलत है ये। इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, और वेरी मच हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। तो कैविटेशन कब टेक प्लेस करेगा? जब आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब आपका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कैविटेशन लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, कब होगा? जब आपका कैविटेशन कब होगा? जब आपका लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइस इज द यूनिट ऑफ, पॉइस काई की यूनिट होती है? पॉइस आपकी यूनिट होती है विस्कोसिटी की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, विस्कोसिटी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो हमने यूनिट डिस्कस कर दी, डायनामिक की नहीं की थी। तो डायनामिक की पहली यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेकंड यूनिट होती है आपकी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एसआई में होती है, ये सीजीएस में होती है। थर्ड यूनिट होती है आपकी पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड भी आपकी एसआई में होती है। और फोर्थ होती है आपकी पॉइस। ठीक है, तो अगर आपको बात करें तो 1 पास्कल सेकंड जो होता है वो 10 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो भी आपका 10 पॉइस के बराबर होता है। तो किसकी यूनिट हो जाएगी? आपकी जो पॉइस है वो यूनिट हो जाती है विस्कोसिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो रजिस्ट करती है शेयर स्ट्रेस को? तो देखिए, मान लीजिए ये आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, दिस इज योर फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के अंदर अलग अलग लेयर है। ये आपकी एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, अलग अलग ऐसी लेयर है आपकी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये आपका सरफेस है। तो सरफेस में अगर आपके नुटसन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 है, लेस देन 0.01 है, तो ये आपका नो स्लिप फ्लो है। दैट मीन्स कि जब इस आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे उनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो जीरो के बराबर हो जाती है एडहेशन की वजह से, और आपका दूसरा वाइंडर वॉल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो मान लीजिए ये सरफेस कांटेक्ट में आए और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऊपर वाली जो लेयर होगी उसमें कुछ वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो तो कांटेक्ट में नहीं है सरफेस के। तो मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी 2 हो गई।
और ऊपर गए तो 4 हो गई, और ऊपर गए तो 8 हो गई, और ऊपर गए तो 10 हो गई। दीजिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं मेरी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो मेरी एक लेयर जो है, मान लीजिए ये लेयर जो है, ये लेयर जा रही थी 10 की स्पीड से और ये लेयर जा रही है 8 की स्पीड से। तो इनके बीच में क्या आता है, इंटरनल फ्रिक्शन आता है। एक लेयर आगे जाने की कोशिश कर रही है, एक लेयर उसको पीछे खींचेगी। एक आदमी 8 की स्पीड से चल रहा है, एक आदमी 10 की स्पीड से चल रहा है, तो पीछे वाले आदमी को आगे खींचेगा, आ, आगे वाला आदमी पीछे वाले को आगे खींचेगा और पीछे वाला आगे वाले को पीछे खींचेगा। इसकी वजह से एक यहाँ पे क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, जो एक लेयर ऑफ द फ्लूइड दूसरी लेयर पे लगा रही होती है, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, विस्कोसिटी बोलता हूँ। तो विस्कोसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस, जो कि डिटरमाइन करती है उसके रेजिस्टेंस को, किसकी वजह से, शेयर स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, क्लियर, सिंपल है। द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, देखिए एक मैंने आपको लिक्विड का केस बताया था और एक आपको मैंने गैस का केस बताया था। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है विस्कोसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी। और गैस के केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्दर आप इंक्रीज कर दीजिए टेम्परेचर, आप मान नहीं रहे हो, आपने बिल्कुल बोला नहीं मैं तो पूरा जला दूंगा इसको, मानूंगा ही नहीं। तो इसको अगर आप फर्दर इंक्रीज करते हैं तो फिर इस तरीके से ग्राफ बनता है। पहले तो जो गैस लिक्विड का केस है उसमें विस्कोसिटी कम होती जाती है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर विस्कोसिटी ऊपर जाने लगती है। गैस के केस में शुरुआत में तो विस्कोसिटी बढ़ रही होती है, फिर एक पॉइंट आता है कि विस्कोसिटी नीचे आने लगती है। समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है, लिक्विड में ऐसा क्यों होता है। लिक्विड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेजन होता है, ठीक, कोहेजन होता है और बायोंट फोर्स लग रही होती है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, एक कमरे में आप लोग 10 लोग हैं, ठीक, एक कमरा है, छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का, और उसमें आप 10 लोग हैं, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कमरे का, तो आप लोग दूर दूर जाने की कोशिश करोगे। सेम आपके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच की जो कोहेजन वाली फोर्स है वो कम होने लगती है, क्योंकि सरफेस जो उनके चार्ज होने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो वो दूर दूर जाने लगते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं तो सर जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक, गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स पहले ही से काफी दूर में रहते हैं, ठीक, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो और तेज तेज चलने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है जब हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इतनी तेज तेज इधर उधर भागने लगते हैं कि वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और इसी टकराने की वजह से वो क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को ट्रांसफर करते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम के थ्रू, और इसकी वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप फर्दर इंक्रीज करते जाओगे टेम्परेचर में, तो जब पूरे जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर जा रहे थे लिक्विड के केस में, अब वो दूर दूर जाते जाते मान लीजिए वाला मॉलिक्यूल इधर चला गया और वो दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी इधर आ गया, तो वो आपस में टकराने लगते हैं फिर से, और जो विस्कोसिटी है वो फिर इंक्रीज होने लगती है। विस्कोसिटी जो है मेरी फिर वो इंक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस में उल्टा होता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल तो अब दूर दूर जाने थे, दूर दूर थे, वो टकराने लगे और जल्दी जल्दी, लेकिन अब वो टकरा टकरा के फिर वो वापस दूर जाने लगते हैं जब टेम्परेचर आप फर्दर बहुत इंक्रीज करते हो। तो जब आपका वेरी हाई टेम्परेचर होता है तब ये वाला ग्राफ आपको याद रखना है, अदरवाइज ये दोनों ग्राफ ही आपको याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनते भी। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 has viscosity of 0.28 Stokes at 38 degree Celsius. What will be the viscosity in Newton second per meter square? तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है ऑयल की, ठीक है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले अगर मैं गिवन लिखूं तो गिवन मुझे दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, कितनी दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, 0.9 दी हुई है, ठीक है। विस्कोसिटी दी हुई है स्टोक्स में, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है 0.28 स्टोक्स, ठीक है। और व्हाट विल बी द विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो मुझे म्यू निकालना है। तो मुझे पहले तो ये पता है कि मेरा म्यू किसके बराबर होता है, म्यू मेरा बराबर हो जाएगा मेरी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 0.28 स्टोक्स, मुझे चाहिए किसमें, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो पहले मुझे सेम यूनिट पे लाना पड़ेगा, इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लाने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर -4 से, तो ये आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे पता है कि 1 स्टोक
इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो ये तो क्लियर है। अब मुझे चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी मुझे चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, वो रिलेशनशिप है नहीं मेरे पास। तो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मेरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है कितनी, 0.9। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मुझे निकालना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मुझे निकालना है, स्टैंडर्ड फ्लूइड की होती है 1000। तो 0.9 इंटू 1000 मेरी आ गई क्या, डेंसिटी। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या पुट किया मैंने, 0.9, ठीक है, 0.9 इंटू 0.28 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.28 इंटू 9 अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.0252 के आसपास में ये आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0.0252। एक बार आप कर लेना, क्रॉस वेरीफाई, है ना, हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी हो जाए। वैसे तो यही आना चाहिए, क्योंकि 0.9 इंटू 0.28 और इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 0.028। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए आपका 0.0252 भी आ सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे यही होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस? तो इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस होता है? स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड की तो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड की तो यूनिट होती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब में। स्पेसिफिक वॉल्यूम की क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है। सॉरी, केजी पर मीटर क्यूब नहीं होती, मीटर क्यूब पर केजी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो नहीं पता मुझे, और स्पेसिफिक वेट की भी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है ना। तो हमने अभी पहले भी किया था, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका सही हो जाएगा। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेंथ की मीटर होती है, तो न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की एक और यूनिट होती है, सरफेस टेंशन आपका वर्क डन अपॉन एरिया भी होता है। सरफेस टेंशन जो है वो वर्क डन अपॉन एरिया भी होता है। तो इसको आप लिख सकते हो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक यूनिट होती है। खैर यहाँ पे हमको एक ही दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूटन पर मीटर। In a static fluid, resistance to shear stress is small, fluid pressure is small, linear deformation is small, only normal stress can exist. तो अगर आपका कोई स्टैटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू शेयर इज स्मॉल, फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल, लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं बात करूं आपके टाउ की, है ना, स्टैटिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है आपका, डेल यू अपॉन डेल वाई जो होगा वो इक्वल्स टू जीरो होता है। तो टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूँ तो टाउ मेरा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। खैर इससे हमको मतलब नहीं है। अगर टाउ जीरो है तो जो आपका नॉर्मल प्रेशर होता है वो बस एग्जिस्ट कर सकता है, टाउ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। टाउ जीरो है तो टाउ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर टाउ की वैल्यू आपकी जीरो है, दैट मीन्स शेयर स्ट्रेस वहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर पाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर पाएगा। तो जब आपकी स्टैटिक कंडीशन होती है, स्टैटिक कंडीशन में डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इन स्टैटिक कंडीशन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड व्हेन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, योर टाउ विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। यानी टाउ क्या हो जाएगा, आपके जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर टाउ आपका जीरो के बराबर हो गया, दैट मीन्स ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। आइडियल फ्लो ऑफ एन एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। तो कोई भी अगर आपका आइडियल फ्लो है फ्लूइड का, तो क्या क्या चीजें वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका आइडियल फ्लूइड है तो वो क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए, पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर थ्योरी, या फिर आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आपको इसका आंसर खुद आप एक बार ट्राई करके देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बहुत से लोग गलती करेंगे। ठीक है, आइडियल फ्लो ऑफ एन फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, एक बार आप भी कोशिश करिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगा देते हैं, पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपका न्यूटोनियन फ्लूइड फॉलो करता है ना, आइडियल फ्लूइड फॉलो नहीं करेगा।
पास्कल लॉ भी आपका आइडियल फ्लूइड फॉलो नहीं करेगा, ना ही बॉन्डी लेयर थ्योरी। आपका जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि आपका जो पाइप है उसके हर सेक्शन में बराबर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है A1V1 इक्वल्स टू A2V2। अगर आपका ये पाइप है और यहाँ पे आपका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी A2V2 है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इसके बराबर, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी दोनों जगह क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर आपका आइडियल फ्लूइड होगा तो वो क्या फॉलो करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट आता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर एंड विस्कोसिटी के, और इज लार्जर व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। अगर कंप्रेसिबल ज्यादा होगा फ्लूइड तो बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा क्या, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बल्क मॉडुलस। तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी तो घटेगी ही घटेगी। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे बल्क मॉडुलस के। पहला फॉर्मूला तो आपका बल्क मॉडुलस का हो जाता है डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। ये आपका पहला प्रेशर फॉर्मूला है। और इसको आप लिख सकते हो डेल पी इंटू रो डिवाइडेड बाय डेल रो। ये आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बल्क मॉडुलस और प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के साथ कैसा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर मैं आपका बल्क मॉडुलस अगर आइसोथर्मल कंडीशन की मैं बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और अगर बल्क मॉडुलस मैं एडियाबैटिक कंडीशन में बात करूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी इंटू गामा के। ठीक है, तो ये दो पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय। कैपिलरी राइज और फॉल जो है वो दिया जाता है H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी से। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या होता है कि जब भी आप किसी सरफेस में कोई ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं और ट्यूब के अंदर से पानी जो है, पानी अगर ऊपर आ जाता है तो उसको हम कैपिलरी राइज बोलते हैं, और पानी अगर नीचे चला जाता है तो उसको हम कैपिलरी फॉल बोलते हैं। और ये एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे एक एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है और सरफेस टेंशन लग रहा होता है इधर पे, और इधर पे आपका सरफेस टेंशन बन रहा होता है। और ये जो एंगल बनता है सरफेस के साथ, एंगल जो बनता है सरफेस टेंशन का, उसको हम थीटा बोलते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमने डिराइव भी किए थे, है ना, अलग अलग एनुअलिटी का केस भी हमने देखा था, काफी सारे हमने पैरेलल प्लेट्स भी देखा था। तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी आपका आंसर हो जाएगा। रो इंटू जी को आप क्या लिख सकते हो, वेट डेंसिटी भी लिख सकते हो। तो कई जगह आपको क्या लिखा रहेगा, ये H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी भी लिखा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, तो कैपिलरी एक्शन किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन, कोहेजन ऑफ द लिक्विड, एडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड, और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कैपिलरी एक्शन जो होता है आपका H इक्वल्स टू किससे बताते हैं हम, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो कैपिलरी एक्शन आपका किस वजह से हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन किस वजह से होता है, आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोहेजन ऑफ अ लिक्विड। तो कोहेजन की वजह से होता है क्या, कैपिलरी एक्शन। फिर एडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो ये भी आपको एक बार एनालाइज करके देखना होगा। बताइए आप, आपका कैपिलरी एक्शन जो है वो किस किस वजह से होगा। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है कि हाँ, आपका जो कैपिलरी एक्शन है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन, कोहेजन ऑफ द लिक्विड, जब मेरा कैपिलरी फॉल होता है, मेरे सरफेस में कैपिलरी फॉल होता है तो वो तो कोहेजन की वजह से ही होता है। कैपिलरी फॉल जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कोहेजन की वजह से होता है। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है ना। कैपिलरी एक्शन दो आ जाते हैं, कैपिलरी एक्शन में, कैपिलरी एक्शन में आपके दो आ जाते हैं। एक तो आपका कैपिलरी राइज आ जाता है,
एक तो कैपिलरी राइज आ जाता है और एक आपका कैपिलरी फॉल आ जाता है, ठीक है। एक तो कैपिलरी राइज आ जाता है और एक आपका कैपिलरी फॉल आ जाता है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक। तो कैपिलरी फॉल तो आपका कोहेजन की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कैपिलरी राइज आपका एडहेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो जो कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी राइज होता है वो एडहेशन की वजह से होता है। कैपिलरी राइज जो होता है वो एडहेशन की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यानी थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। तो यानी कि आपके सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। जितने भी हमारे ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा और डिस्कस अगर मैं करूं आपसे, आ गया आपका कैपिलरी राइज, ठीक है, और एक होता है आपका कैपिलरी फॉल। तो अगर मैं कैपिलरी राइज के बारे में बात करूं तो ये होता है आपका एडहेशन की वजह से। एडहेशन के केस में जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू लेस देन π/2 के बराबर होगी। जो कैपिलरी फॉल होता है वो होता है आपका कोहेजन की वजह से, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 90 या थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर एडहेशन होता है तो सरफेस जो होगा, जिस पे भी आपका लिक्विड होगा वो गीला हो जाएगा, तो सरफेस विल वेट। और अगर कोहेजन होता है तो सरफेस विल नॉट वेट, सरफेस विल नॉट वेट। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आपका ग्लास एंड वाटर आपका एग्जाम्पल होता है एडहेशन का, और कोहेजन का आपका एग्जाम्पल होता है मरकरी, मरकरी एंड ग्लास। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन का था हमारा एनालिसिस। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम वेट डेंसिटी की बात करें फ्लूइड की और वेट डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड की हम बात करें तो क्या होगी। तो वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। सारी सारी चीजें हमने कई बार डिस्कस कर लिया, अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस काफी सारे रिपीट हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। तो अब बार बार हम वो सारी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का करेक्ट डायमेंशन बताइए। तो मैंने आपको बताया सिग्मा होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ आपका सिग्मा होता है, फोर्स आपका न्यूटन होता है, लेंथ आपका मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर तो कहीं नहीं दिख रहा। दूसरा मैंने आपको बताया था वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन आपका होता है जूल, एरिया आपका होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन आपका होता है जूल और एरिया आपका होता है मीटर स्क्वायर। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ओवर अनदर लेयर, हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब दो लेयर आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, रजिस्ट कराती हैं मोशन को, क्योंकि एक की वेलोसिटी u1 है, एक की वेलोसिटी u2 है, u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा, एक लेयर आगे खींच रही होगी पीछे वाली को, पीछे वाली ये आगे वाली लेयर है, ये पीछे वाली लेयर है, आगे वाली लेयर पीछे वाली को आगे खींच रही होगी, पीछे वाली लेयर आगे वाली को पीछे खींच रही होगी, तो इनमें कशमकश बन रहा होगा एक, है ना। एक आगे खींच रहा है, एक पीछे खींच रहा है, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, एंड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज योर विस्कोसिटी। यहाँ पे आंसर भी तो लगा लें हम, विस्कोसिटी। हाइड्रोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली हाइड्रोमीटर हम यूज करते हैं किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। ह्यूमिडिटी हम करते हैं किससे, हाइगोमीटर से, ठीक है। फ्लो किससे मेजर करते हैं हम, वेंचुरी मीटर वगैरह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक विस्कोसिटी, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, यूनिट याद रखना है। ऐसा यूनिट क्या होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक। मीटर स्क्वायर यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्या होता है, लेंथ दिया है, फिर मास दिया है, फिर टाइम दिया है। मीटर स्क्वायर यानी कि एल हो गया 2, तो यहाँ पे एल हो गया 2, मास यहाँ पे 0 है, मास यहाँ पे 0 है, टाइम यहाँ पे अपॉन में है तो टाइम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम हो गया -1। तो L2 m0 और t-1, L2 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 सब में L2, ये दोनों गए ऑप्शन, ठीक है। L2 m0 t-1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायामीटर कंटेनिंग वाटर इज। तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलरी राइज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है मुझे, कॉस थीटा मुझे गिवन है, कॉस थीटा मेरा होगा 0 डिग्री सेल्सियस,
यानी कि 1। क्यों? कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका किसकी बात हो रही है? वाटर और ग्लास की बात हो रही है। वाटर और ग्लास के केस में कॉस थीटा कितना होता है? कॉस आपका थीटा 0 होता है, तो कॉस 0 आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहला तो खत्म। क्या बचा आपका? 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। ठीक है। अब मुझे सिग्मा तो पता नहीं है ना? और रो इंटू जी वाटर के केस में रो इंटू जी कितना होता है? रो इंटू जी आपका डब्ल्यू के बराबर होता है। डब्ल्यू यानी कि वेट डेंसिटी, वो किसके बराबर होती है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। एक चीज और मिल गई। अब मेरा क्या बन गया फॉर्मूला? कैपिलराइज अगर मैं एच नोट कर रहा हूं तो 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय 9.81 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, 10⁻³ क्योंकि एमएम को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब सिग्मा कितना होता है आपका? 0.78, जो कि आपको याद रखना है। पुट करिए यहाँ पे 4 इंटू 0.78 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 ml। ठीक है। Which of the following which is the fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation? तो कौन सा फ्लूइड होता है जिसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज ही नहीं होती डिफॉर्मेशन के साथ? ठीक है। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन? तो ऐसा तो सिर्फ एक ही फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? 0 होती है, एंड दैट इज योर आइडल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का ग्राफ कैसा बनता है? आइडियल फ्लूइड का ग्राफ इस तरीके से बनता है। यही आपका आइडियल फ्लूइड होता है, जिसमें विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर आप चेंज कर रहे हो किसको? प्रेशर को। सॉरी, टाउ को चेंज करने से डिफॉर्मेशन भी चेंज होता है, पर आपका कोई भी विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता है, क्योंकि विस्कोसिटी क्या होती है? 0 होती है। आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत में ही मैंने डिस्कस किए थे। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस विथ राइज इन गैस टेम्परेचर। तो डायनामिक विस्कोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी का? गैस के केस में क्या फॉर्मूला बताया था? तो गैस के केस में मैंने आपको बताया था म्यू नॉट प्लस अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा एंड बीटा जो थे आपके कांस्टेंट थे। ठीक है, अल्फा और बीटा आपके क्या थे? कांस्टेंट थे। और म्यू नॉट आपका था विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो म्यू जो है मेरा वो क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लूँ? रूट ले लूँ, या यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसमें जो टेम्परेचर है वो किसके साथ इंक्रीज होता है? आपका अंडर रूट ऑफ टी के साथ। ठीक है। तो इंक्रीजेज एज रूट टी। सिडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर विच। तो सिडोप्लास्टिक कौन सा फ्लूइड होता है ना? ये हमको बताना है। सिडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड एट विच सिडोप्लास्टिक इज अ फ्लूइड फॉर विच तो डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज। पहले सिडोप्लास्टिक बना ले तो आसान हो जाएगा इस ऑप्शन को आंसर करना। ठीक है। तो सिडोप्लास्टिक कहाँ पे आएगा? ये आपका सिडोप्लास्टिक है। ये आपका न्यूटोनियन है और ये आपका डायलेटेंट है। सिडोप्लास्टिक फ्लूइड को हम शेयर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। सिडोप्लास्टिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? शेयर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। और डायलेटेंट को हम बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड। डायलेटेंट को क्या बोलते हैं? हम शेयर थिकनिंग फ्लूइड बोलते हैं। सिडोप्लास्टिक के आपके एग्जांपल होंगे कुछ। क्या क्या एग्जांपल होंगे आपके? पल्प होगा, पेपर होगा, पॉलीमर होगा, ब्लड होगा। डायलेटेंट का आपका स्टार्च हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, राइस कॉर्न स्टार्च भी होता है। ठीक है। तो ये सारे आपके, और एक और हो गया बटर, ये सारे आपके डायलेटेंट के एग्जांपल। शेयर थिनिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और इसमें मैं शेयर स्ट्रेस लगा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं शेयर स्ट्रेस लगाता जाऊंगा फ्लूइड की विस्कोसिटी मेरी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे मेरा टाउ बढ़ता जाएगा, मेरा जो डिफॉर्मेशन है वो भी बढ़ता जाएगा और मेरी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि जब हम ब्लड होता है जो, ठीक है, अगर ब्लड को हम बहुत देर घुमाते हैं तो ब्लड की विस्कोसिटी कम होती लगेगी। तो इसीलिए हम इसको शेयर थिनिंग फ्लूइड भी बोलते हैं कि इसको घुमाने की वजह से थिन हो जाता है फ्लूइड।
और अगर मैं डायलेटेंट की बात करूं तो बटर को घुमाते जाओगे घुमाते जाओगे घुमाते जाओगे, बटर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सैंड या शुगर को घुमाता जाऊंगा, शुगर को मिलाता जाऊंगा, शुगर गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको शेयर थिकनिंग फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एज रेट ऑफ शेयर इंक्रीजेस, ठीक है, सिंपल है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं डी से, इसका फॉर्मूला होता है डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। तो डेल पी यहाँ से रिलेशनशिप है नहीं। एक और फॉर्मूला होता है इसका रो इंटू डेल पी अपॉन डेल रो। तो रो इंटू डेल पी अपॉन डेल रो भी मिल रहा है क्या, रो इंटू डेल पी अपॉन डेल पी, ये तो नहीं होगा। फिर इसके बाद ये मिल सकता है हमको, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वी आपका ऊपर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, वी इंटू डेल पी अपॉन वी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन हमेशा कोहेजन की वजह से होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होती है वो हमेशा कोहेजन की वजह से होती है। सरफेस टेंशन होता क्या है ना, सरफेस टेंशन एक तरीके की टेंसाइल फोर्स होती है, पहली चीज कोहेजन की वजह से होती है। दूसरी चीज न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है, फोर्स अपॉन लेंथ होती है। और आप बोल सकते हो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर होती है, वर्क डन अपॉन एरिया होती है। और होती क्या है, ऐसी लेयर होती है जो दो तरीके के लिक्विड्स को सेपरेट कर रही होती है और अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर सकता। तो काफी सिंपल सा है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो अगर आप वॉल्यूम का चेंज करना चाह रहे हो तो उसकी वॉल्यूम को, या इसका क्या आंसर हो सकता है, शेप भी हो सकता है ना। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। तो इसका आंसर, इससे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने बताई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुँचा पाऊँ, ताकि और भी क्वेश्चंस अगर यहाँ से बने तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। देखा जाए तो हमने 40-45 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, पर अब उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कम से कम 2 ट्वाइस से, कम से कम हमने 100 कॉन्सेप्ट्स तो डिस्कस कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।